हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। तो इनमें आज हम पढ़ाएंगे नाइट्रोजन यानी जिनमें नाइट्रो समूह उपस्थित होता है, यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी नाइट्रो समूह द्वारा हो जाता है तो वो नाइट्रो यौगिक कहलाते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है वो है आज नाइट्रो यौगिक। अब नाइट्रो यौगिक में जैसे मान लो कोई भी हाइड्रोकार्बन है CH3, ये CH4 है, इसका प्रतिस्थापन हाइड्रोजन का NO2 समूह से हो गया तो ये क्या कहलाएगा CH3NO2 यानी नाइट्रोमेथेन या नाइट्रो एल्केन यौगिक कहलाता है। तो इस तरह से ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही तरह के होते हैं। तो एलिफेटिकों की बात करें तो ये तीनों प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तीनों प्रकार के ये यौगिक इस तरह से, यदि यहाँ पर ये प्राथमिक प्रकार का हो गया CH3 CH2 NO2, ये भी प्राथमिक है, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, और 2 डिग्री CH3 CH NO2 और CH3 ये 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। और टर्सरी में क्या होता है CH3 और CH3 NO2 ये 3 डिग्री यानी टर्सरी नाइट्रो एल्केन होता है। तो ये एलिफेटिक यौगिक 3 तरह से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब बात आती है एरोमेटिक यौगिकों की। एरोमेटिक यौगिकों में क्या होता है कि ये बेंजीन वलय के ऊपर नाइट्रो समूह जुड़ा होता है तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो बेंजीन। तो यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन है, इनकी संख्या भी ज़्यादा हो तो उस हिसाब से हम इसका नाम लिखते हैं। जैसे मान लो दूसरा नाइट्रो समूह भी यहाँ पर जुड़ जाता है NO2, तो किसी एक को हम 1 नंबर मानते हैं, है ना। तो उसके जो सामने जो होगी वो पैरा स्थिति होगी, और ये ऑर्थो मेटा, तो इसको क्या बोलेंगे मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, इस तरह से ये नाइट्रो बेंजीन और मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन, इस तरह से इनका हम नामकरण करते हैं। अब बात आती है कि इनको बनाते कैसे हैं, इनको बनाने की विधियां क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो विधि है इसकी बनाने की वही है हाइड्रोकार्बन से। यानी जब हाइड्रोकार्बन को हम किसी नाइट्रो समूह के साथ या उसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसमें नाइट्रो एल्केन का मिश्रण बनता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एल्केन की वाष्प को लेते हैं, एल्केन की वाष्प को नाइट्रिक एसिड के साथ में गर्म करते हैं, जिससे नाइट्रो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। अलग अलग मात्रा में नाइट्रो यौगिक बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या कौन सा नाइट्रो यौगिक ज़्यादा बनता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो जो पहली विधि है नाइट्रो यौगिकों के विरचन की यानी फॉर्मेशन मेथड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, तो हम कैसे, उसमें पहले होती है हमारी हाइड्रोकार्बन से। तो इसमें क्या करते हैं कि हाइड्रोकार्बन की वाष्प को हम गर्म करते हैं, किसके साथ, किसी नाइट्रिक एसिड के साथ हम जब उसको गर्म करते हैं तो उसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन नाइट्रो समूह द्वारा हो जाता है। जैसे CH4 प्लस में HNO2 सांद्र लेते हैं, या सैधूम्र HNO3 लेंगे यहाँ पर, सॉरी HNO3 नाइट्रिक एसिड लेते हैं सांद्र। तो यहाँ पर इसकी अभिक्रिया करते हैं 673 केल्विन पर इसको गर्म किया जाता है, वार्म करते हैं, या 673 की जगह 667 भी 73, लगभग 600 के लगभग आसपास का टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पर क्या बनता है CH3NO2 प्लस में H2O यानी नाइट्रोमेथेन बनता है। ठीक है, इस तरह से अगर जैसे जैसे हम हाइड्रोकार्बन में और कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे तो इनका मिश्रण भी प्राप्त होने लगता है। जैसे हम बात करें प्रोपेन की, CH3 CH2 और CH3 प्रोपेन, इसको HNO3 से के साथ में गर्म किया जाता है। तो नाइट्रो यौगिकों का मिश्रण बनता है NO2 प्लस में CH3 CH NO2 और CH3
प्लस में CH3 CH2 NO2 CH3 और NO2। इस तरह से नाइट्रो यौगिकों का मिश्रण बनता है। तो एक नाइट्रो समूह ये है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। इस तरह से नाइट्रो यौगिकों का मिश्रण बनता है जिसमें सब। तो इस तरह से नाइट्रो यौगिकों का मिश्रण बनता है जो अलग अलग अनुपात में प्राप्त होते हैं। किससे बना है? प्रोपेन को सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ में गर्म करते हैं तो नाइट्रो एल्केन का मिश्रण बनता है। ये एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक बनाने की विधि हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एरोमेटिक यौगिक हम बनाएंगे तो वो कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में, नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाया जाता है उसको अभिक्रिया को पढ़ेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी हम एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक बनाते हैं। जैसे हम प्रयोगशाला में बेंजीन लेते हैं, ये एरोमेटिक यौगिक है बेंजीन। तो बेंजीन को नाइट्रिकारी मिश्रण, नाइट्रिकारी मिश्रण का मतलब होता है HNO3 प्लस में H2SO4, दोनों ही क्या हो? कंसंट्रेट हो। इनके मिश्रण को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिकारी मिश्रण कहते हैं, नाइट्रिकारी मिश्रण। इसके साथ जब बेंजीन को गर्म करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। प्रयोगशाला विधि कहलाती है ये। HNO3 कंसंट्रेट, अभिक्रिया कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनती है, प्लस में H2O बाहर निकलता है, नाइट्रोबेंजीन। तो एरोमेटिक नाइट्रोबेंजीन बनाने की एक प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में इसी तरह से नाइट्रोबेंजीन बनाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इसके बाद है नेक्स्ट विधि है एल्किल हैलाइड से। ये तो हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन नाइट्रो यौगिक बनाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड से नाइट्रो यौगिकों का बनना। तो इससे भी एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों ही तरह के बना सकते हैं, लेकिन इस विधि में क्या करते हैं, ज़्यादातर जो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेकंड विधि है वो है हमारी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 से कराते हैं, सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है, AgNO2 से कराते हैं, इसको गर्म करते हैं तो AgX बाहर निकलता है और यहाँ पर क्या बनता है RNO2 प्लस में कुछ मात्रा में RON डबल बॉन्ड O, यानी ये जो नाइट्रो ऑक्सीजन भी जुड़ता है, किसी में नाइट्रो समूह भी जाके जुड़ता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस तरह से। तो ये क्या कहलाता है? नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। और ये नाइट्राइट कहलाता है एल्किल नाइट्राइट। ये अल्प मात्रा में बनता है और ये अधिक मात्रा में बनता है। तो देखो दोनों ही बनते हैं, दोनों का मिश्रण बनता है वो बहुत ही कम मात्रा में। कारण क्या होता है कि जो NO2 समूह होता है ये उभयदंतुक प्रकार का होता है, एम्बिडेंट प्रकार का होता है। इसमें नाइट्रोजन भी दाता परमाणु होता है और ऑक्सीजन भी दाता परमाणु होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सिल्वर नाइट्राइट की। सिल्वर नाइट्राइट में ये सहसंयोजक यौगिक होता है। इस कारण से जो नाइट्रोजन होता है वो अपने लोन पेयर को तेज़ी से देता है, एल्किल समूह को तुरंत डोनेट कर देता है। तो इसमें नाइट्रो एल्केन अधिक मात्रा में बनती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कोई भी अभिक्रिया है, यहाँ पर CH3 और ClBr कोई सा भी हम ले सकते हैं, Cl प्लस में AgNO2 गर्म करते हैं, माइनस AgCl का अवक्षय बनता है, बाहर निकल जाता है और यहाँ पर बनता है CH3NO2 प्लस में CH3O N डबल बॉन्ड O, है ना। ये कम मात्रा में बनता है और ये
अधिक मात्रा में बनता है। इस तरह से तो ये हो गया एल्किल हैलाइड से नाइट्रो यौगिकों को बनाने की विधियाँ। इसके बाद बनाने की नेक्स्ट विधि है एनिलीन से। देखो एनिलीन से हमने कई तरह के यौगिक भी बनाए थे पहले भी, वही अभिक्रिया है। इसमें डाइअजोनियम लवण बनता है, उससे हम कई तरह के यौगिक बना सकते हैं। फिनोल बना सकते हैं, नाइट्रो यौगिक बना सकते हैं, एरिल हैलाइड बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, हमने एनिलीन लेते हैं, NH2 एरोमेटिक एमीन है। इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, यानी जो मिश्रण होता है वो क्या होता है NaNO2 प्लस में HCl, इनका मिश्रण होता है। इसका मिश्रण में लेंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं तो 2 NaCl बाहर निकल जाता है और HNO2 बनता है। ये HNO2 यहाँ पर अटैक करता है और HNO2 से अभिक्रिया कराते हैं हम, तो क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, N2 और Cl प्लस माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जो आगे कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में जिसको सोडियम NaNO2 से गर्म करते हैं, इसके साथ इसको अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है, यहाँ पर नाइट्रो यौगिक बनता है। NO2 N2 प्लस में NaCl बाहर निकल जाता है, नाइट्रो बेंजीन बनती है। क्लियर है। वही अभिक्रिया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं, एनिलीन से अभिक्रिया कराई जाती है, नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया कराते हैं। ये कहाँ से आया, ये हाइड्रोजन नाइट्राइट NaNO2 और HCl की अभिक्रिया से आता है, NO2 बनता है, जिससे यहाँ पर इससे अभिक्रिया करेगा तो जल के अणु का निष्कासन होगा और ये डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है। डाइएजोनियम क्लोराइड कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में सोडियम नाइट्राइट के साथ गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोबेंजीन में बदल जाता है। तो इस तरह से ये नाइट्रो यौगिकों के बनाने की विधियाँ हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नाइट्रो यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो नाइट्रो यौगिक क्या है, एक एरोमेटिक यौगिक भी होते हैं, एलिफेटिक भी होते हैं। तो ये अलग अलग तरह की अभिक्रियाएँ दर्शाते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं हम कराते हैं। तो उसमें हमारी जो पहली अभिक्रिया होती है वो है अपचयन। अब अपचयन इसका उदासीन माध्यम में भी कराते हैं, अम्लीय माध्यम में भी कराते हैं और क्षारीय माध्यम में भी कराते हैं। तो होता क्या है अपचयन में, यदि हम नाइट्रो यौगिकों का अपचयन कराते हैं, जैसे हमने ये दिया यहाँ पर CH3NO2, इसका हम अपचयन कराते हैं, 2 हाइड्रोजन काम में लेंगे, यहाँ पर जो यौगिक बनेगा -H2O बाहर निकल जाएगा। तो जो पहला मध्यवर्ती बनता है, देखो धीरे धीरे करके सभी ऑक्सीजन को यहाँ से निष्कासन होता है। तो मेन जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें कि नाइट्रो यौगिक एमीन में बदल जाते हैं। एलिफेटिक है तो एलिफेटिक एमीन, एरोमेटिक है तो एरोमेटिक एमीन बनाते हैं। तो इसका जब अपचयन कराते हैं तो हमारा जो इसमें बीच में मध्यवर्ती बनता है वो है नाइट्रोसो एल्केन RNO, यानी एक ऑक्सीजन हट जाता है तो यहाँ पर बचता है, इसको यहाँ लिखेंगे CH3N+O नाइट्रोसो एल्केन। अगर यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको नाइट्रोसो मैथेन भी कह सकते हैं। अब इसके आगे फिर हम इसका अपचयन कराते हैं फिर से, तो ये बनता है CH3 और NH OH। तो यहाँ पर देखो जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है उतने ही हम हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये जो बनने वाला यौगिक है ये एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन कहलाता है, इसको हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं। यहाँ पर मैथिल है तो क्या बोलेंगे, मैथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका फिर आगे अपचयन कराते हैं CH3NH2 प्लस में H2O, तो ये एमीन बनता है, प्राथमिक एमीन।
इस तरह से हम जब अपचयन कराते रहते हैं इनका, यहाँ पर जितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर 3 2 5 6 7 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 3 4 5 6 7 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से अपचयन होगा। लास्ट में जो अंतिम उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, एमीन होगा। तो अब ये अपचयन भी देखो अलग अलग माध्यम में कराते हैं। अम्लीय माध्यम में अपचयन कराते हैं तो क्या होता है, कैसे बनता है, क्षारीय माध्यम में या उदासीन माध्यम में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम अपचयन पढ़ते हैं अलग अलग माध्यम में। देखो पहले अम्लीय माध्यम में यदि अपचयन कराते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग अपचायक की उपस्थिति में जब अपचयन कराते हैं एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों नाइट्रो यौगिकों का, तो अंत में जो उत्पाद बनता है वो एमीन बनता है। एरोमेटिक में एनिलीन और उसमें एमीन बनता है एलिफेटिक यौगिकों में। जैसे हम एग्जांपल लें, कोई भी नाइट्रोमेथेन लेते हैं, नाइट्रोमेथेन अभी हमने अभिक्रिया कराई थी इसकी CH3NO2, इसका अपचयन कराते हैं। तो अब देखो अपचयन कितने कई पदों में हुआ था, तो जितने भी यहाँ पर इसको ये किस में बदलेगा, अपचयन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, SnHCl की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं। टिन अम्लगम, टिन क्लोराइड और HCl भी ले सकते हैं, टिन भी ले सकते हैं, या FeHCl भी ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। इसकी जगह पर हम FeHCl का भी उपयोग कर सकते हैं। ये अपचायक ही होते हैं। यहाँ पर उत्पाद जो बनता है CH3NH2 बनता है और 2 H2O बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है, 6 की, तो यहाँ पर हम 6 लगा देते हैं। इस तरह से ये क्या बन गया, हमारा एमीन बन गया। प्राथमिक नाइट्रो यौगिक से प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी से सेकेंडरी एमीन, टर्सरी से टर्सरी एमीन बनता है। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक का भी ये क्या, अम्लीय माध्यम को इंडिकेट करता है। HCl है, इसका मतलब अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया हो रही है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर हम लेते हैं नाइट्रोबेंजीन, इसका अपचयन कराते हैं, इसमें वही अभिक्रिया होगी, SnHCl और यहाँ पर एनिलीन बनता है, NH2 प्लस में 2H2O, एनिलीन। ठीक है, 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। ये हमारा नाइट्रो बेंजीन जो एनिलीन में बदल जाता है। ये है नाइट्रो मैथेन जो नाइट्रो एमीन में, वो उसमें मैथेन एमीन में बदल जाता है, अपचयित हो जाता है। ये हो गया अम्लीय माध्यम में अपचयन। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि क्षारीय में क्या होता है, उदासीन माध्यम में क्या होता है। तो उदासीन माध्यम में जब अपचयन कराते हैं तो अभिक्रिया, ये तो लास्ट प्रोडक्ट है, इससे पहले वाला जो प्रोडक्ट होता है वहाँ पर यह अभिक्रिया रुक जाती है। तो इसके बाद लिख लो, अम्लीय के बाद है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। अम्लीय माध्यम में अपचयन। इसके बाद हम पढ़ते हैं, तालिया होगा बी, उदासीन माध्यम में अपचयन। तो उदासीन माध्यम में हाइड्रोक्सिल एमीन बनते हैं, यानी पूर्ण रूप से अपचयन नहीं होता है। क्षारीय इसके उदासीन माध्यम में अपचयन कराते हैं तो हाइड्रोक्सिल एमीन पर आकर अभिक्रिया रुक जाती है। उदासीन माध्यम में जिंक या अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लो, उदासीन माध्यम में अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने ये लिया नाइट्रो यौगिक, ठीक, इसका अपचयन कराते हैं Zn अमोनियम क्लोराइड, उदासीन माध्यम में अपचयन कराएंगे। NaOH H2O, कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी है, 4, तो यहाँ पर 4 लगा देते हैं। ठीक है, ये कहलाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। आगे अपचयन नहीं होता है, यहीं पर अभिक्रिया रुक जाती है उदासीन माध्यम में। अगर यही अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में कराई जाती तो यहाँ आगे इसका भी आगे अपचयन हो जाता। ऐसे ही एरोमेटिक Zn अमोनियम क्लोराइड,
H2O। इस तरह से ये एरोमेटिक यौगिक का भी उदासीन माध्यम में अपचयन कराते हैं तो एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। इसका नाम क्या होता है, एन पर जुड़ा हुआ है, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। क्लियर है, 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, 4 लगा देते हैं। ये हो गया उदासीन माध्यम में अपचयन। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। क्षारीय माध्यम में जब इसका एरोमेटिक यौगिकों का अपचयन कराते हैं, नाइट्रो यौगिकों का C6H5NO2, इसका हम अपचयन कराते हैं क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम का मतलब होता है ग्लूकोज के विलयन में अभिक्रिया होती है NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, इस तरह से होती है। तो यहाँ पर बनता है C6H5NO डबल बॉन्ड N C6H5 एजॉक्सी बेंजीन बनता है, प्लस में 2H2O बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अपचयन पर डिपेंड करता है कितना कैसा अपचयन हो रहा है, किसकी उपस्थिति में अपचयन हो रहा है। यदि हम ग्लूकोज के माध्यम में NaOH को डालते हैं तो एजॉक्सी बेंजीन बनता है, और यदि जिंक के साथ यानी अल्कोहल मिला के इसमें जिंक धातु की उपस्थिति में डालते हैं C6H5NO2, यहाँ पर इसमें अपचयन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, जिंक धातु की उपस्थिति में NaOH, इसमें अल्कोहल मिला देते हैं, अल्कोहल मिलाते हैं। ठीक है, तो एजोबेंजीन बनता है, एजोबेंजीन। एजोबेंजीन का मतलब 2 बेंजीन वाले जुड़ जाती हैं, C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5 प्लस में H2O। ठीक है, ये कहलाता है एजोबेंजीन। ठीक है, एजोबेंजीन बनता है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो गई, हाइड्रोजन ज़्यादा लग गए। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन लगा देते हैं तो ये बैलेंस हो जाती है। 2 जल के अणु लगा दो यहाँ पर, 2 H2O। ठीक है, अब यदि NaOH में हम पानी मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, जलीय माध्यम में, जब इसमें क्षारीय माध्यम में NaOH मिलाकर उसमें पानी मिलाकर जब अपचयन कराते हैं तो इसमें एजोहाइड्रोबेंजीन बनती है। किस तरह से अभिक्रिया होगी, यहाँ पर C6H5NO2 प्लस में हाइड्रोजन किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, NaOH। कैसा लेंगे यहाँ पर, जलीय माध्यम, यानी इसमें पानी मिला देते हैं, वापिस वही जिंक धातु उपस्थिति होती है, Zn की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर जो अपचयन होता है इसमें जो अलग उत्पाद बनता है वो क्या होता है, तो इस तरह से हाइड्रोएजोबेंजीन बनती है। नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं। यहाँ पर देखो, इसको बैलेंस करने में यहाँ पर ये 4 H2O लगा देना, और यहाँ पर ये 8 अभी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर हम 10 लगा देते हैं, 4 जल के अणु, तो ये 2। तो इस तरह से ये क्षारीय माध्यम में अलग अलग उपस्थिति, यहाँ पर NaOH में ग्लूकोज मिलाकर कराते हैं तो एजॉक्सी बेंजीन बनता है, और यदि NaOH में अल्कोहल और जिंक धातु मिला देते हैं तो एजोबेंजीन बनती है, और जलीय माध्यम में कराते हैं तो हाइड्रो एजोबेंजीन बनती है। ये क्षारीय माध्यम में तीनों अभिक्रियाएं होती है। इस तरह से ये नाइट्रो यौगिक क्षारीय माध्यम में इनका अपचयन कराया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपचयन के बाद है अपघटन, जल अपघटन। इसके बाद है जल अपघटन। अब जल अपघटन में देखो, ये जल अपघटन की जो क्रिया होती है ये नाइट्रो यौगिकों के विभेद करने में भी काम आती है कि प्राथमिक नाइट्रो यौगिक है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो इसमें करते क्या है कि जैसे मान लो प्राथमिक नाइट्रो यौगिक है, इसका हम किसी अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराते हैं तो ये अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पर यदि अभिक्रिया कराई जाती है तो ये अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। जैसे हम बात करें प्राथमिक नाइट्रो यौगिकों की, इसमें हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, CH2NO2। इसको क्या करते हैं, HCl, सांद्र HCl या 85% H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं। उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इसमें 2 उत्पाद बनते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है और एसिटिक एसिड बनता है, CH3C डबल बॉन्ड
OH और यहाँ पर क्या इसमें क्या बनता है हाइड्रोक्सिल यानी जो NH2OH ये बनता है। तो दो उत्पाद बनते हैं, ये जल अपघटन कहलाता है। अगर ये प्राथमिक नाइट्रो यौगिक है 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक है तो ये इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है, NH2OH बनाता है। इसी के बाद यदि द्वितीयक नाइट्रो यौगिक है, सेकेंडरी नाइट्रो यौगिक है, सेकेंडरी नाइट्रो यौगिक कैसे लिखते हैं CH3, यहाँ पर CH है और ये CH3, इससे NO2 समूह जुड़ा हुआ है। अब इसको भी क्या करते हैं HCl या H2SO4 की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो ये क्या बनाता है कीटोन बनाता है। यहाँ पर ये प्लस में यहाँ पर जल और लिख लेना, प्लस में H2 जल अपघटन करा रहे हैं, यहाँ भी लिख सकते हो प्लस में H2O किसकी उपस्थिति HCl उच्च ताप पर गर्म करते हैं, ये कीटोन बनाता है CH3 C++O CH3। इस तरह से इसमें जो उत्पाद बनता है वो कीटोन होता है और साथ में सह प्रोडक्ट N2O प्लस में H2O, N2O प्लस में H2O बाहर निकल जाते हैं, कीटोन बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या है द्वितीयक नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो यौगिक। जबकि टर्सरी नाइट्रो यौगिक ये अभिक्रिया देते ही नहीं है, CH3 और CH3NO2 इसकी जल से अभिक्रिया कराते हैं तो आगे HCl और उच्च ताप, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्सरी तृतीयक नाइट्रो यौगिकों के विभेद में अंतर करने में भी ये प्रोसेस काम में ले सकते हैं। प्राथमिक नाइट्रो यौगिक क्या करते हैं एसिटिक अम्ल व ये हाइड्रोक्सिल एमीन बनाते हैं, सेकेंडरी यौगिक कीटोन बनाते हैं और टर्सरी कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये जल अपघटन की अभिक्रिया हो गई, नाइट्रो यौगिकों के जल अपघटन की अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक नाइट्रो यौगिकों के विभेद में काम आती है। तो हमें पता है कि नाइट्रो यौगिकों में जैसे मान लो कोई भी नाइट्रो यौगिक है, ये है हमारे पास प्राथमिक CH3NO2। अब देखो इससे जो ये कार्बन है ये अल्फा कार्बन कहलाता है, पहला कार्बन है। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन ये क्या कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में भी क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन है ये रहा। प्राइमरी में अल्फा हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन रहे, सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन है, टर्सरी में हाइड्रोजन नहीं होता है। यदि हम टर्सरी को लिखते हैं इस तरह से CH3 CH3 और CH3, इससे NO2 जुड़ा हुआ है। ये टर्सरी जो कार्बन है ये क्या होता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी अभिक्रियाएं होती हैं। तो जब हम प्राथमिक नाइट्रो यौगिकों की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बनाता है नाइट्रोलिक अम्ल बनाता है। ये नाइट्रोलिक अम्ल में यदि क्षार को मिलाते हैं तो ये इसमें विलय हो जाता है और एक लाल रंग का विलयन बनाता है। लाल रंग का विलयन का बनना प्राथमिक नाइट्रो यौगिक की पहचान होती है। सेकेंडरी में आए तो ये सेकेंडरी नाइट्रो यौगिक है, नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तो ये स्यूडो नाइट्रोल बनाता है, नीले रंग का विलयन बनाता है। यदि हम उस नीले रंग के विलयन को क्षार में मिलाते हैं तो वो क्षार में अविलय होता है, तो क्षार में अविलय होगा, इसका मतलब वो सेकेंडरी नाइट्रो समूह है। जबकि टर्सरी नाइट्रो यौगिक होते हैं वो कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, HNO2 से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी HNO2 से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। कारण क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। इस तरह से ये तीनों प्रकार के नाइट्रो यौगिकों के विभेद करने में भी काम आने वाली विधि है। तो हम इसका इस तरह से इनकी नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रस अम्ल से रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट विधि है अभिक्रिया है इसकी हैलोजनीकरण है। तो हैलोजनीकरण
हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में सामान्यतः क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो ये अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। जैसे हम बात करें CH3NO2 प्राथमिक है, इसका हैलोजनीकरण कराते हैं, Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं क्षार के साथ, NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो क्लोरीन के परमाणु है हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देंगे और NaCl बाहर निकलेगा। तो इसमें पहले क्या जुड़ेगी, क्लोरीन जोड़ते हैं या पहले इन दोनों की अभिक्रिया करा देते हैं तो NaCl बाहर निकल जाते हैं, 3 क्लोरीन आकर यहाँ पर जुड़ जाते हैं। इसको गर्म करते हैं तो यौगिक बनता है CCl और ClNO2 प्लस में NaCl के 3 अणु प्लस में H2O। इस तरह से ये यौगिक बनता है। ये यौगिक का इसको जो प्राथमिक नाइट्रो यौगिकों से बनाया जाता है तो इसको हम क्लोरोपिक्रीन कहते हैं, क्लोरोपिक्रीन, और 3 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, क्लोरोपिक्रीन, इस तरह से। ठीक है, हर इसमें अल्फा हाइड्रोजन था तो ये अभिक्रिया हो गई। कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ी है यहाँ पर, 3 और 3 6, यहाँ पर 3 लगा दो, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए। सोडियम कितने, 3 अणु सोडियम के। इस तरह से इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब बात आती है सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी में क्या होता है, जैसे मान लो CH3 CH और CH3 NO2 से अभिक्रिया कराई, इसमें क्या कराते हैं, इसका भी हैलोजनीकरण कराते हैं, Cl2 से अभिक्रिया NaOH के साथ में अभिक्रिया होती है। तो इसमें देखो क्या उत्पाद बनता है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, इसका भी हैलोजनीकरण। इस तरह से हैलोजनीकृत नाइट्रो यौगिक बनते हैं। इसमें भी हैलोजन जुड़ गया, इसमें भी हैलोजन जुड़ जाता है। तो ये हो गया इसका हैलोजनीकरण। तो अब तक जो हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं वो किसकी थी, नाइट्रो समूह की थी। अब यदि एरोमेटिक यौगिकों की बात करें तो एरोमेटिक यौगिकों में अनुनाद पाया जाता है। तो अनुनाद के कारण बेंजीन वलय की भी कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। तो हम इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पढ़ेंगे एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब देखो नाइट्रोबेंजीन की वलय प्रतिस्थापी अभिक्रियाएं, इनमें हम पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखो ये होती है या नहीं होती है या कितनी होती है, कहाँ पर होती हैं, वो हम देखते हैं नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना से। अब नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है कि जो नाइट्रो समूह जुड़ा होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग समूह होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचता है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो ये यहाँ पर आ जाते हैं। तो जो अगली अनुनादी संरचना बनती है नाइट्रोबेंजीन में, यहाँ पर डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O- और ये O, इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया ये। और नेक्स्ट जो संरचना बनेगी उसमें क्या होगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, प्लस यहाँ पर आ गया और ये डबल बॉन्ड NO- सिंगल बॉन्ड O, ये संरचना बन गई। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारी जो अगली अनुनादी संरचना होगी वो क्या होगी, यहाँ पर प्लस आवेश आ गया, N सिंगल बॉन्ड O-O, ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब जो लास्ट में जो संरचना होगी वो क्या होगी, ये यहाँ पर आएंगे और ये यहाँ पर आएगा और वापस से ये अनुनादी संरचना ये बनती है। ये द्विबंध की स्थिति बदल गई इसमें, ठीक है, NO2। तो अब देखो यहाँ पर जो धनावेश आया वो ऑर्थो पर आया, पैरा पर आया, ऑर्थो पर आया, ठीक है। तो ऑर्थो स्थिति पर यानी पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है, कारण नाइट्रो समूह के -I व -M प्रभाव के कारण वलय में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वलय में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। अब यहाँ पर देखें कि ऑर्थो पैरा पर प्लस आ रहा है, मेटा पर माइनस आवेश होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो व पैरा की तुलना में अधिक होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी तो जो उत्पाद बनेगा वो कैसा होगा, वो मेटा प्रतिस्थापी उत्पाद होगा, अर्थात जो प्रोडक्ट बनेंगे वो मेटा प्रतिस्थापी बनेंगे। जैसे एग्जांपल लें हम इसका, ये अनुनादी संरचना है इसकी। यदि हम नाइट्रो यौगिकों की अभिक्रिया या नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया हम किसी HNO2 से कराते हैं, नाइट्रो समूह से कराते हैं,
अब नाइट्रो समूह के नाइट्रिक आयन मिश्रण भी ले सकते हैं, जैसे हमने अभी लिया था, ये नाइट्रो समूह है, नाइट्रोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया HNO2 से कराते हैं, HNO3 से, किसकी उपस्थिति में, कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, ये भी कंसनट्रेट है, ठीक है, दोनों अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें क्या बनता है, जो NO2 समूह होता है, NO2 समूह क्या होगा, NO2 समूह होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इस तरह से NO2 और यहाँ पर NO2 जुड़ता है, मेटा प्रतिस्थापी, और प्लस में H2O बाहर निकलता है। तो ये जो उत्पाद बना है इसको बोलते हैं मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, ये प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर ये NO2 समूह जुड़ा, वो ऑर्थो पैरा पर नहीं जुड़ा बल्कि मेटा स्थिति पर जुड़ता है। अगर हम इसको आधिक्य में लेते हैं NO2 प्लस में HNO3 को आधिक्य में लेते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन की जगह क्या बनेगा, यहाँ पर ये ट्राई नाइट्रोबेंजीन बनता है, NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2, 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, 1 3 5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये बनता है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरीन का भी कहाँ जुड़ता है, जैसे ये तो हो गया नाइट्रीकरण। भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये तो क्या कहलाती है, नाइट्रीकरण अभिक्रियाएं। नाइट्रीकरण अभिक्रियाएं, जब नाइट्रो यौगिकों की अभिक्रिया नाइट्रिक आयन मिश्रण के साथ कराई जाती है तो मेटा नाइट्रोबेंजीन बनते हैं, यानी मेटा प्रोडक्ट बनते हैं। इसके बाद है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब होता है कि हैलोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रो यौगिक बनते हैं। तो हैलोजनीकरण में क्या करते हैं, कोई भी हैलोजन लेते हैं, FeCl3 की उपस्थिति में यदि हम अभिक्रिया कराते हैं, Cl से अभिक्रिया कराएं Cl2 से, ये क्या है हमारा नाइट्रो यौगिक, किसकी उपस्थिति में, FeCl3 की उपस्थिति में, निर्जलीय कारक की उपस्थिति में गर्म करते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, NO2 और Cl प्लस में HCl बाहर निकल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर देखो जो यौगिक होता है मेट, जो क्लोरीन होता है, हैलोजनीकरण होता है, वो मेटा स्थिति पर जुड़ता है। ऐसे ही सल्फोनीकरण भी, ये तो हो गया हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। लैंग्वेज सेम ऐसी लिखनी है कि यदि नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 से कराते हैं, सल्फोनिक कंसनट्रेट H2SO4 से कराते हैं, उसके साथ गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, मेटा नाइट्रो, यहाँ नाइट्रो स्थिति, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। ये सल्फोनीकरण अभिक्रिया हो गई, इसमें सांद्र H2SO4 का उपयोग किया जाता है, तो इसको सल्फोनेशन कहते हैं। मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। लास्ट में H2O बाहर निकाल देना, इसमें भी H2O। क्लियर है। ये हो गई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नाइट्रो यौगिकों की। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहाँ पर संपन्न होंगी, यानी नाभिक स्नेही जो ऑर्थो और पैरा पर प्लस आवेश आता है उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इनकी अनुनादी संरचनाओं से हमें ये पता चला था कि नाइट्रो यौगिक है, ये अनुनादी संरचना, इस पर कौन घूमता है, प्लस आवेश चारों तरफ घूमता है, ये NO2 है। तो यहाँ पर प्लस आवेश, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं जो हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही तो मेटा उत्पाद बनाती हैं
और नाभिक स्नेही कहाँ जुड़ेंगे, या तो ऑर्थो स्थितियों पर जुड़ेंगे या पैरा स्थिति पर। तो ऐसे ही अभी नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया हम ठोस KOH के साथ कराते हैं। नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया KOH से कराते हैं, ठोस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्षार से कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटा प्रोडक्ट न बनकर क्या बनेगा, या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या पैरा प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर NO2 लिया। अब जो OH समूह जुड़ेगा, क्योंकि ये KOH किस में टूटता है, KOH ये टूटता है K+ और OH-, ठीक है। ये OH- क्या है, नाभिक, इसे बोलते हैं नाभिक स्नेही, यानी नाभिक स्नेही इस पर अटैक करेगा तो OH- कहाँ जुड़ सकता है, ये या तो ऑर्थो पर जुड़ सकता है या पैरा पर जुड़ सकता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, मिश्रण बनेगा, वो क्या होगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट होगा। OH+ में NO2 और OH, ठीक है। ये मिश्रण बनता है, ये अधिक मात्रा में बनते हैं और ये कम मात्रा में बनता है, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है। तो ये हो गई नाइट्रोबेंजीन या नाइट्रो यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं। हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो को लगातार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।